इसी के साथ अब मैं बात करना चाहती हूँ एनबीसीसी की, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की। जब एनबीसीसी की बात होती है ना, तब हमारे दिमाग में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जो फ्लाईओवर्स क्या सिटीज़ तक बनाने के लिए बहुत फेमस है और भारत का नाम वर्ल्ड मैप पर लेकर भी जा चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि एनबीसीसी एक होम बायर के लिए एक रेस्क्यूअर का काम करती है। और आज हम इन्हीं मुद्दों पर और इन्हीं ढेर सारी बातों पर बात करने के लिए बुलाना चाहते हैं एनबीसीसी के चेयरमैन एंड एमडी श्री पवन कुमार गुप्ता जी को स्टेज पर, और इसको होस्ट करेगी, इनके सेशन को होस्ट करेंगी अगेन चाहत जैन। प्लीज कम ऑन स्टेज सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट एडिशन ऑफ रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में एबीपी लाइव के। सर अगर हम एनबीसीसी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में एनबीसीसी घर लेने वालों के लिए एक रेस्क्यूअर बनकर सामने आया है। लोगों को एक उम्मीद मिली है कि हाँ, अगर हम फंस गए हैं तो एनबीसीसी हमारे लिए है। उस पर आपकी क्या राय है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी। जब जिनके लिए हम मकान बना के हैंडओवर कर रहे हैं, जब उन लोगों से मेरी मुलाकात होती है तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस जन्म में हमें अपना मकान मिलेगा। जी। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पे चमक होती है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एनबीसीसी ने कई इनोवेटिव काम किए हैं जो कंट्री के लिए पहली बार हुए हैं। जी। उनमें प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के भी हैं। पहले मैं अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात बताऊं तो गवर्नमेंट सेक्टर में एनबीसीसी ने सरकार की पुराने बने हुए मकान जो 60, 70, 80 साल पुराने हैं और बहुत ख़राब कंडीशन में थे बट प्राइम लैंड में थे, उनको तोड़ के सरकार का बिना एक पैसा खर्च किए हुए और बहुत अच्छे मकान बना के दिए और कुछ ना कुछ पैसा भी उनको कमा के दिया। जी। इसमें सबसे पहली कॉलोनी दिल्ली के अंदर न्यू मोती बाग है जो कि आज की डेट में इंडिया की सबसे अच्छी कॉलोनीज में है। नॉट जस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, प्राइवेट को भी मिला के इंडिया की सबसे अच्छी कॉलोनीज में से है। और उसको बनाने में हमने गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लिया। इनफैक्ट गवर्नमेंट को 300 करोड़ रुपए कमा के दिए और 600 के करीब बहुत अच्छे मकान बना के दिए, जिसमें 100 से ज़्यादा बंगलोज हैं और 500, 550 फ्लैट्स हैं बहुत अच्छे। उसके बाद इसी मॉडल पे दूसरी कॉलोनी हमने डेवलप करी ईस्ट किदवई नगर, जो साउथ एक्सटेंशन के बिल्कुल बगल में है। उसमें बहुत अच्छे 5 कमर्शियल ब्लॉक डेवलप किए हैं और 4,500 के करीब मकान डेवलप किए हैं। उसमें भी गवर्नमेंट का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। और पहले से करीब 70 साल 80 साल पुराने मकान थे, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद के बने हुए, और बहुत ख़राब हालत में थे, बहुत छोटे छोटे मकान थे और ग्रीन कवर भी बहुत कम था। वो हमने मकान बना के हैंडओवर कर दिए। ये 2 कॉलोनी पूरी तरह से बच चुकी हैं, सारे मकान ऑक्यूपाई हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो एक थोड़ा सा एप्रीहेंशन रहता है कि पुराने में शायद ग्रीन कवर ज़्यादा होता है, पेड़ ज़्यादा होते हैं, कोई डेवलपमेंट हम करते हैं तो ग्रीन कवर कम होता है, डेवलपमेंट इज़ अगेंस्ट एनवायरनमेंट। इसमें बिल्कुल उसका उल्टा है, जितने पेड़ थे उससे कई गुना पेड़ इसमें लगाए गए हैं। बिल्कुल ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत कम है और वॉक टू वर्क पे कंसेप्ट पे बने हैं, तो जो व्हीकल मूवमेंट है वो भी बहुत कम है और जीरो वेस्ट कंसेप्ट पे बने हैं। पहली बार ये जीरो वेस्ट कंसेप्ट पे न्यू मोती बाग कॉलोनी बनी, जिसमें कोई सीवरेज बाहर नहीं जाता, कोई सॉलिड वेस्ट बाहर नहीं जाता है, सब अंदर ही प्रोसेस होता है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के फर्स्ट हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मदद से जब आम्रपाली ग्रुप के जो बहुत बड़ा बिल्डर ग्रुप था, उसके करीब 46,500 मकान 25 प्रोजेक्ट्स में बीच में लटके हुए थे, जो कुछ मकान उसमें चालू ही नहीं हो पाए थे, कुछ बीच की स्टेज में थे, कुछ में स्ट्रक्चर कंप्लीट थी, कुछ में फिनिशिंग हो गई थी, तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट, लिफ्ट नहीं बनी है, क्लब नहीं डेवलप हुआ है, स्विमिंग पूल नहीं डेवलप हुआ है, लॉन नहीं डेवलप हुआ है, अलग अलग स्टेजेस पे 25 प्रोजेक्ट में थे। और पिछले 10-12 साल 15 साल से इनफैक्ट ये मकान प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हुए थे और सब बीच में लटक गए थे डिफरेंट रीजन्स के कारण। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ये काम पूरा कर सकते हैं क्या, और हमने चैलेंज स्वीकार किया
और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मदद की और आज की डेट में इन 46,500 मकान सब के सब बनने शुरू हो गए हैं। आधे के करीब मकान हम पूरे कर चुके हैं, काफ़ी सारे मकान हैंडओवर कर चुके हैं और इसमें भी होम बायर्स को कोई 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा है। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी, जो बचे हुए मकान थे, वो हमने बेचे हैं। पुराने जो बिके हुए मकान थे उनके पैसे लिए हैं। फॉरेंसिक ऑडिट करा के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी उनको सोल्व किया है। अटैच प्रॉपर्टी थी आम्रपाली ग्रुप की, उनको बेच रहे हैं। उन सब से पैसा लेके ये मकान पूरे किए जा रहे हैं। 60% के करीब इनका काम पूरा हो चुका है और बाकी भी काम करीब अगले 1.5 साल में ये पूरा हो जाएगा और सारे मकान हैंडओवर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और ऐसे में एनबीसीसी का एक बहुत ही अहम रोल आता है, क्योंकि आप लोगों के कुछ पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स भी पूरा कर रहे हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वैसे ही न्यू एज टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर बात करें तो सर इस पे एक्सपर्टीज़ आप कैसे मेंटेन रखते हैं, एनबीसीसी कैसे मेंटेन रखती है? हमारे एक तो बहुत ब्राइट इंजीनियर्स का इंटेक करते हैं हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। गेट के थ्रू जो इंडिया का इंटेक करने के लिए नंबर 1 एग्ज़ाम है और फिर एक कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक्सपोजर देते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ में, और ताकि वो अपडेट रहें। जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड में भी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है उनसे वो अपडेट रहें। और क्योंकि हम उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन का जो एक्सपीरियंस है वो ऑटोमेटिकली हमारे इंजीनियर्स का आ जाता है। सर जैसे कि आपने बताया कि हम बहुत सारे, अब आपने ग्रुप का नाम भी लिया, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। सर ऐसे में क्या होता है कि एक चैलेंज भी आता है, एनबीसीसी के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काफ़ी जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो दोनों तरफ से आते हैं? बायर्स भी जो जिसने घर खरीदा है सर, वो भी आपको एक उम्मीद की नज़र से देखता है, आस लगी रहती है। वहीं जो बिल्डर है उसको भी लगता है कि चलो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो आपको नहीं लगता है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे निभाते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लोगों को उनके घर बना के देना। घर में नॉर्मली मिडिल क्लास के लोग अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं, अपने रिटायरमेंट बेनिफिट लगा देते हैं, तो उसके बाद घर ना मिले तो जो परिवारों की हालत होती है वो बहुत ही खराब होती बुरा है। लगता है जी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन जब जिम्मेवारी आती है, चैलेंज आता है, तो आदमी उसी हिसाब से अपने को ऊपर उठाता है और उसे पूरी करता है। बिल्कुल सर, आप जैसे अभी आपने बोला कि हम पैसे लेते नहीं हैं, इनफैक्ट हम अपने प्रोजेक्ट से पैसा दे ही देते हैं, हम टेक गिव ही कर रहे हैं। सर जब इतना सारा और ये छोटे मोटे पैसे की बात नहीं है सर, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आपने ईस्ट किदवाई नगर की भी बात करी और बड़ी बड़ी फिगर्स है, 300 करोड़, 200 करोड़, 600 करोड़। तो सर जब हम पैसे नहीं ले रहे हैं तो ये कैपिटल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई एनबीसीसी को? नहीं, ये मॉडल ही इस तरह से डेवलप किया गया है कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बाद हम और 7 सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलोनीज हैं दिल्ली में, सरोजनी नगर, नौरोजी नगर, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी, कस्तूरबा नगर, मोहम्मदपुर, त्यागराज नगर, उनको भी डेवलप कर रहे हैं इसी मॉडल पे जी। हमारा एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है रिंग रोड पे नौरोजी नगर में जी, सरोजनी नगर के जस्ट अपोजिट, वो कंप्लीशन की स्टेज पे है, हयात रिजेंसी के बगल में। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है, बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट हमने बनाया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क से एक्रेडिटेड है जी, और उसी के लेवल की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। करीब 2/3 के करीब वो बिक गया है, थोड़ा डिले हुआ था कोविड वगैरह के कारण, और अगले 2-3 महीने में सारा प्रोजेक्ट बिक जाएगा। तो उससे जो इतना पैसा आएगा वो सारा घर बनाने में लगाया जाएगा। तो मॉडल ही इस तरह से डेवलप किया गया है कि जो लैंड की वैल्यू है जी, उसको निकाला जाए और लैंड की जो वैल्यू पड़ी है, डोरमेंट पड़ी है, उसको निकाल के उससे मकान बनाया जाए। तो इसमें और नॉर्मली लैंड की वैल्यू अगर मैंने आज एस्टिमेट किया तो कुछ ना कुछ वो बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो इस तरह से इसमें कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं आती। कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल। लेकिन सर जैसे आपने एक प्रोजेक्ट का नाम लिया है, स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं, आपने जिम्मेवारी से उसे पूरा करा, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब ये एक नहीं, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, एक ट्रेंड सा बना रहा है कि हाँ प्रोजेक्ट शायद बीच में रुक गया है तो अब एनबीसीसी पूरा कर देगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और आगे बढ़ गया है? ऐसा तो नहीं है कि एक ही रुका हुआ है?
नहीं, प्रोजेक्ट तो बहुत से रुके हुए हैं जी। रोकने में हमारा कोई हाथ जी, नहीं जी, है और हम नहीं चाहते कि कोई प्रोजेक्ट रुके, लेकिन अगर रुक जाता है तो हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो सर अगर अधूरे जैसे आपने कहा रह जाते हैं तो उसके पीछे आपको लगता है कि कोई एक कॉमन सा पैरामीटर है जो शायद देखा गया है, कॉमन सा मॉडल है जो देखा गया है? हाँ, मॉडल है, कुछ बिल्डर्स ने तो पैसा साइफन ऑफ किया, ये सब पब्लिक नॉलेज में है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और कुछ ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपेंशन कर लिया, लैंड में इन्वेस्ट कर दिया और उतने वो कस्टमर उस स्टेज पे नहीं ढूंढ पाए। और तो एक बार जब गड़बड़ हो गया मामला, उसके बाद उसको ठीक करने की तो उम्मीद फिर कम हो जाती है। तो रीज़न तो हैं, बहुत क्लियर हैं, और रीज़न पे गवर्नमेंट एक्शन ले भी रही है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। सर आखिरी में मैं आपको एक बस यही सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, सर उसमें एनबीसीसी का योगदान क्या है? रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है जो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, रियल मनी स्पिनर है। आदमी की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट में से रोटी, कपड़ा और मकान। मकान एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिस पर सबसे ज़्यादा पैसा उसे खर्च करना पड़ता है, और अभी भी हमारे कंट्री में मकानों की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए एनबीसीसी सेक्टर में होने के कारण एनबीसीसी का अपना एक अहम रोल है। बिल्कुल। और एनबीसीसी उस रोल को बखूबी निभा रही है, और जितने भी ये प्रोजेक्ट हमने बनाई हैं, जितना भी हम काम करते हैं, वो जीडीपी को ऐड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ यहाँ पर आए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन भी रहा ये। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।